Now we are starting the part 2, chemical properties of alkali metals. Alkaline metals में जो हम ग्रुप 1 की बात कर रहे थे, अब इन इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ों को बताया। अब इनको क्या है कि किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और कितना जल्दी करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, इससे रिलेटेड बात करनी है। कब हाइड्रेट बनाएंगे, कब ऑक्साइड खाए, कब हाइड्रोक्साइड, है ना। पहली चीज़, आपने देखा होगा कि मैंने सोडियम को आपको प्रैक्टिकल करवाया था, तब मैंने देखा था पानी में डालते ही आप देखना कितनी जल्दी से उसने रिएक्ट किया। आप देखना रिएक्ट करने के बाद में वो बर्न भी करने लगा और उसके बाद में गैसेस भी दिए। ये सब चीज़ें किस में पढ़ेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो ये पहली बात, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। उसका कारण है कि ये चाहती है कि आप उनका आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है उसको कोई ले ले, नहीं तो कहीं से निकाला जा सके। जैसे ही आप जितना जल्दी निकलेगा उतना ही उसको ज़्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। तो इसमें और एक और बात, निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, बहुत कम, क्योंकि वो तो खुद ही चाह रहा है ना। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं लिथियम की बात करूँ तो कितना है, 2 1। सोडियम की बात करूँ तो 2 8 1। अगर पोटेशियम की तो 2 8 8 1। तो वो कह रहा है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही कोई निकाल लीजिए, तो बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वेरी लो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो लो आयनेशन एनर्जी। रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि भैया ये तो मेटल का काम ही है कि जो जितना अच्छे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये तो देने के लिए बैठे ही है, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव है। इवन तो सोडियम की बात करें तो पानी से रिएक्ट करता है, एयर से रिएक्ट करता है। हाथ में रख दो तो हाथ जल जाएगा, मैं कपड़े में रख दूँ तो कपड़ा ही जल जाएगा, है ना। तो इतना रिएक्टिव है वो। नेक्स्ट, एल्कली मेटल्स जो है उसका कारण क्या है। और एक और बात, जब ये बनाते हैं कोई प्रोडक्ट तो कैसा होता है कि जैसे मैंने सोडियम को डाला था, तो सोडियम कैसा बना था, उसमें जो पानी का जो कलर है वो कैसा हो गया था, एकदम कलरलेस। मैग्नेटिक नो, कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, डायमैग्नेटिक। इसके बारे में आपको बताऊंगा जब एमोनिया से रिएक्शन करेंगे, तब बताएंगे कि डायमैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है। दूसरी बात है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। जब मैंने सोडियम को डाला था वाटर में, तो ये उसने बनाया था NaOH, है ना। और जो NaOH का जो सॉल्यूशन बना था और H2 गैस दी थी, तो ये NaOH का सॉल्यूशन कैसा था, कलरलेस सॉल्यूशन था। और इसको मैंने लिटमस टेस्ट किया था, जो लिटमस टेस्ट ने क्या किया था, रेड को ब्लू में कन्वर्ट किया था, और कितना जल्दी रिएक्ट किया था, कितना जल्दी कलर दिया था, कितना फास्ट कलर दिया था। उससे भी आपको शो क्या हुआ था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसके अलावा भी एक जनरल फिनोमिना भी है कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये तो अच्छे वाले बेस होते ही है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं अभी हम। अच्छा, इसके बाद में ये कह रहा है कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो कैसा बनाएगा, तो बोले हाइड्राइड बनाएगा। एम जहाँ भी लिखा है वहाँ पे मेटल लिखेंगे। मेटल कहाँ से लाएंगे, यहाँ की कोई भी मेटल ले लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ भी ले लीजिए। हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो बनाएगा हाइड्राइड, है ना। M+H- हाइड्राइड बना है। अगर इनके बीच में जो सॉलिड बनेगा वो कैसा होगा, ये आयनिक सॉलिड होगा। उसका कारण है, आयनिक सॉलिड वहाँ ज़्यादा बनता है जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन जो देने वाला है वो पॉजिटिव बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो नेगेटिव बनाएगा, तो आयन बन गए। तो ये केटायन और एनायन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। इसीलिए वो कह रहा है कि इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनेगा तो सॉलिड भी कैसा बनेगा, तो आयनिक सॉलिड बनेगा। ठीक है ना, ये बात ऊपर की तरफ लिखी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो लिखी है वो क्या चीज़ है, वो बोलेगी स्टेबिलिटी, कि हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कैसी होगी, कि अप टू डाउन जाओगे तो डिक्रीज होगी। क्यों होगी भैया, नीचे की तरफ जो है हाइड्राइड जो है वो जल्दी लूज कर देता है ना। तो उस केस में क्या होगा, नीचे की तरफ जाओगे तो साइज का बढ़ना होगा, उसके बाद में तो वही है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। यहाँ H- है। H- मतलब हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था, H- होने के बाद में मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब इसको थामना बड़ा काम है। नीचे की तरफ जाओगे तो इतना अच्छी जल्दी से थामा नहीं जाएगा, तो स्टेबिलिटी उसकी घटती जाएगी नीचे जाओगे तो, है ना। साइज बढ़ रहा है तो ये न्यूक्लियस का पावर कम होता जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को आप रिटर्न कर पाओ, तो वो तो लूज होगा। अब लूज होगा तो क्या होगा, उसके लिए दो कैरेक्टर और है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर इसी चीज़ को आप हाइड्राइड को वाटर से रिएक्ट करा दीजिए तो तुरंत वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। तुरंत हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। तो और हाइड्रोक्साइड तो बनना ही है, जैसे ऑक्साइड हाइड्राइड बनता है ना, तो हाइड्रोक्साइड तो उस अकॉर्डिंग जल्दी बनता ही बनता है, उसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है।
ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने अभी अभी कहा कि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ गया, अब हो गए 2। उससे तो एक ही नहीं संभलता है, वो 2 और आ गए, एक और आ गया। तो परेशानी ये हो गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो और प्रॉब्लम, फटाफट लूज होगा। और इलेक्ट्रॉन का लूज होने की प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी, समझ लेना कि वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कैसे, मैंने रिडॉक्स में आपको पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिग पढ़ाया था मैंने। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा उतना जल्दी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीडेशन हुआ तो वो क्या करेगा, किसी को तो रिड्यूस करेगा ना, इसका इलेक्ट्रॉन किसी के पास तो जाएगा ही, तो वो रिड्यूस करेगा दूसरे को। तो जब रिडक्शन करेगा दूसरे को, इसको तो क्या होगा, रिडक्शन करने में इन्होंने एक मजबूत भूमिका निभाई, तब वो एजेंट की भूमिका होती है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो ये कह रहा है कि अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है, 2 चीज़ समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, ऑक्सीडाइज होना। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी है। तो दोनों चीज़ों के लिए हाइड्राइड दोनों काम अच्छे से करता है। इसीलिए आप क्या लिखते हैं कि हाइड्रोजन जो हाइड्राइड है वो अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना। और नीचे की तरफ जाओगे, इससे पहले भी बात आई थी, नीचे की तरफ जाओगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में वो बहुत अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये रिड्यूसिंग नेचर नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की भूमिका निभाता है नीचे जाएगा तो। ठीक है ना। इस तरीके से ये पहली प्रॉपर्टी जिसमें हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाया और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बात की गई। दूसरी बात देखिए, इसका एयर में, इससे पहले भी मैंने कहा था कि ये वाटर में भी रिएक्ट करता है, एयर में भी करता है। तो इस वाली की मेटल, कुछ भी मेटल ले लीजिए, इसको वाटर एयर में रखिए, आप देना फटाफट ऑक्साइड बनाता है। इवन दो अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ लेनी हो ना, तो उसमें आप देखना सबसे पहले उसके ऊपर की लेयर को हटाना पड़ता है। ऑक्साइड की लेयर हमेशा मिलती है। और आपको उसमें मॉइस्चर भी मिल गया, मतलब आसपास अगर मॉइस्चर हो गया तो तुरंत वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब ऑक्साइड तो बना ही देगा। ठीक है ना। ऑक्साइड जैसे सोडियम की बात करूँ तो Na2O, ये तो बना ही देगा। पानी और मिल गया तो ये NaOH बना देगा। तो आपको ये दोनों ही चीज़ मिलेगी, ऑक्साइड भी मिलेगा और हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा। और जब बहुत जल्दी रिएक्ट करता है वाइग्रेसली, ठीक है ना, और बना दिया। इसमें वो आप देना लिथियम ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड भी बना रहा है, सोडियम पर ऑक्साइड भी बना रहा है, मतलब देखिए आप, और सुपर ऑक्साइड भी बना रहा है, तीनों तरह के बनाता है। ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड सब बनाता है। ठीक है ना। एक और बात, इसका आपको न्यूमेरिकल भी है आपके कि पर है होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये शायद फर्स्ट और सेकंड या सोल्व क्वेश्चन है ना, वहाँ पर भी लिख रहा है ये सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, इसके बाद में इनका जब आपने टेस्ट किया तो ये क्या हुआ, ये भी बेसिक नेचर का होता है और ये भी बेसिक नेचर का। ये तो दिख ही रहा है कि OH है तो बेसिक है ये, पर ये ऑक्साइड भी बेसिक है। इसीलिए कहा जाता है ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है ना। अब आपको ये समझाना है कि ये बेसिक नेचर जो है ना, अप टू डाउन जाओगे तो क्या होगा, जो एल्कली मेटल है, जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, नीचे जाओगे तो क्या होगा, ये कहता है कि नीचे जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। उसका कारण कि बेसिक नेचर का मतलब है कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तो बनाना ही है, पर बेसिक नेचर का मतलब होता है पानी में डालते हैं तो OH माइनस कितना जल्दी दे रहा है, तो नीचे की तरफ जाओगे तो ये जल्दी निकलने लग जाता है, क्योंकि इनकी बॉन्ड कमज़ोर बनता है। नीचे जाओगे जल्दी OH देगा, जितना जल्दी OH देगा उसका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो नीचे वाले हाई बेसिक होते हैं, ऊपर वाले लो बेसिक होते हैं। तो बेसिक नेचर नीचे की तरफ जाओगे बढ़ता जाएगा, ये एक सिंपल सी बात। अब पानी के साथ एयर से हो गया है और H2 हाइड्रोजन से हो गया, अब H2O से भी करवा दीजिए। तो H2O से रिएक्शन करवाने पे क्या होगा कि ये तो बात ही कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे पहले भी वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाता रहा कि मॉइस्चर से रिएक्शन करने के बाद में क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड, तो ये भी बना देगा हाइड्रोक्साइड, है ना। और लिथियम जो सबसे छोटा साइज होता है अपने ग्रुप में, और इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, तो ये इजीली नहीं बनाता है, ये लेस वाइग्रस होता है। इसका कारण है ना
कि मेटल वो अच्छा है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा करता है, जल्दी करता है। पर लिथियम में ऐसी प्रॉब्लम है, वो छोटा साइज होने के कारण से पकड़ के रखता है, हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा जो होती है उस केस में वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, तो ये लेस वाइग्रस है ना। बाकी सब वाइग्रसली फटाफट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसे अब ये इतने ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि सोडियम को तो इसमें न तो पानी में रख सकते हैं, ना एयर में खुला छोड़ सकते हो, तो किस में रखोगे, तो केरोसिन में रखना पड़ता है। ये देखो, ये बोतल जो है ना, ये केरोसिन में, अदरवाइज ये क्या होगा, बर्न करने लगेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप रखना होता है इसको। ये केरोसिन भरा है, केरोसिन या ऑर्गेनिक कुछ भी रखिए, पर पानी नहीं रखना है ना। इसमें ऑर्गेनिक में कुछ भी रख देते हैं हम, केरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन, वो और भी आते हैं दो तीन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, पर पानी और एयर इसके अलावा सब कुछ चलता है, क्योंकि उसका कारण है हाई रिएक्टिविटी, इसके बाद एयर के साथ और वाटर के साथ। ठीक है ना। हेलोजन से कैसे रीड करते हैं, वो भी फटाफट। कैसे, क्यों, कि भैया कि सोडियम चाहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, तो फटाफट ये Na से Na+ में बनाता है। वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो एकमात्र हेलाइड ही है जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तुरंत वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर उसने बना दिया एनायन, तो ये है केटायन। ठीक है ना, और ये है एनायन। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में एक बॉन्ड बन जाएगा, किसके बीच में, अपोजिट आयंस के बीच में। इसको बोलते हैं हम आयंस, और आयन के बाद बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, इसलिए आयनिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है ना, और बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि दोनों, जब आप एक जना देने को तैयार है, एक लेने को तैयार है, तो दोस्ती हो ही जाएगी ना। ठीक है ना। ठीक है ना, इस केस में क्या हो रहा है, जल्दी से बना देगा। लिथियम हैलाइड जो होता है वो आयनिक नहीं होता है, उसका कारण फिर वापस गड़बड़। हमने पहले भी पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में कि लिथियम जो होता है वो एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, जिसमें से यहाँ भी देखो एनोमली है यहाँ पे, कि सब आयनिक बना रहे हैं पर ये कोवेलेंट बना रहा है। उसका कारण इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, पर ये कह रहा है मैं नहीं छोड़ने वाला। इसका सबसे छोटा साइज होता है, इसके जो वो होता है न्यूक्लियस, ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। जब पकड़ के ज़्यादा रखेगा तो ये लूज कैसे करेगा, ये लूज नहीं हो पाता है, तो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो एक ही, फिर तो वो क्या बनेगा, फिर तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में कोवेलेंसी आ जाएगी, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। उसका दूसरा कारण और भी है, हाई पोलराइजेशन कैपेसिटी। ये फैजान रूल ने कहा था कि जितना छोटा केटायन होगा उतना ज़्यादा वो किसी दूसरे एनायन को क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। ये है पॉजिटिव आयन और है छोटा आयन, तो दूसरे को जो नेगेटिव वाले हो जो फटाफट पोलराइज करेगा, और फटाफट पोलराइज करेगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। लूज करने की प्रोबेबिलिटी होती तो फिर भी आयनिक बनता है, पर ये लूज भी नहीं करेगा। और फजान रूल के अकॉर्डिंग ये अच्छा वाला पोलराइज कर सकता है छोटा केटायन। ठीक है ना, इस केस में ये छोटा साइज ही सबसे ज़्यादा इसमें सारी एनोमलस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। अब ये है लिथियम हेलाइड आर द कोवेलेंट। ठीक है, क्यों, इसका कारण बता दिया है कि इसका छोटा साइज होना है। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग पावर भी रखते हैं। क्यों रिड्यूसिंग पावर, उसका कारण अभी बताया था मैंने जब मैं हाइड्राइड पढ़ा रहा था, कि जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा उतना क्या करेगा, ऑयल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसका मतलब ऑक्सीडाइज हुआ। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रेडॉक्स में पढ़ा था। तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करने के लिए तो बहुत मारती है। फटाफट इलेक्ट्रॉन देता है, कोई ले लेता है, उसका रिडक्शन हो जाता है और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिडक्शन करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पर ये चीज़ कहाँ से होगी, कि ये जब चीज़ें सोडियम से सीजियम तक है, फिर यहाँ पर लिथियम एनोमलस कैरेक्टर बताता है, ये लीस्ट वाला सोडियम है, और सबसे हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फ्रांसियम है। तो सॉरी, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए, तो सीजियम। तो एक यहाँ भी लिखा भी है, सोडियम से लेकर सीजियम तक रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो लिस्ट वाला कौन हुआ, सोडियम। अब बच गया है लिथियम। लिथियम वापस क्या करता है, ये मोस्ट पावरफुल है, रिड्यूसिंग एजेंट कम होना चाहिए था, पर ये एनोमलस कैरेक्टर बढ़ाता है। वो कह रहा है कि मैं तो मोस्ट पावरफुल, रूल के अकॉर्डिंग कम होना चाहिए था, पर ये मोस्ट पावरफुल। उसका दो ही कारण है, एक तो इसका छोटा साइज होना, और छोटे साइज के कारण ये पानी से जब रिएक्ट करता है, तो पानी से जब रिएक्ट करता है तो इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, लिथियम है पॉजिटिव,
और फेजान रूल के अकॉर्डिंग फटाफट क्या करेगा, पोलराइज करेगा, पोलराइज करके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ऑक्सीजन को उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है ना। और वो मतलब लूज करेगा, तो वो कह रहा है कि ये इसका छोटा साइज होना, फेजान रूल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होना, इसी कारण से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और स्मॉल साइज, ये दो कैरेक्टर है, इसी कारण से ये सबसे अच्छा वाला रिड्यूसिंग पावर बताता है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमोनिया से रिएक्ट कैसे करता है। अमोनिया से रिएक्शन वाली जो बात है वो आपकी बुक में भी साफ साफ लिखी है। मैं आप उसको अभी थोड़ा पहले उसका पिक बताता हूँ। इसमें देखिए आपको ये बुक का पिक है, इसमें साफ बता रखा है कि आपके लिक्विड अमोनिया में सोल्यूबिलिटी कैसी है एल्कुली मेटल की। ये जो आपको बता रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, पर इसमें इजीली समझ में आएगा नहीं। मैं आपको इसको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। यहाँ मेटल आपने लिया, उसके बाद में मैंने सॉल्वेंट के रूप में अमोनिया लिया, मतलब अमोनिया में घोल रहे हैं। तो आप देख दो चीज़ बनेगी, एक तो अमोनिएटेड आयन बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बनेगा, और यही इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर का देगा, और इसी के कारण से पैरामैग्नेटिज्म रहेगा। और इसी का उल्टा एक और है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, या फिर थोड़ा सा गर्म भी हो रहा है। इसके बाद में क्या होगा, इसका कलर हो जाएगा ब्रॉन्ज। मतलब दो केस है, एक तो केस है डाइल्यूशन वाला और एक केस है कंसनट्रेट वाला। तो इन दोनों को समझाने के लिए एक पिक देखिए। ये आपको अब दो स्लाइड में, तीन स्लाइड बताएंगे। इसमें इसमें क्या लिखा है कि कंसंट्रेशन फेज एंड डाइल्यूशन फेज। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ सोल्यूट कम है, मतलब एक में हम 5 मोल लेंगे, एक में हम 20 मोल लेंगे। इस तरीके से हम एक तो डाइल्यूशन का केस बताएंगे, एक कंसनट्रेशन का। तो यहाँ वाला केस है डाइल्यूशन में 5 मोल वाला, और कंसनट्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे सोल्यूट को हम 20 मोल्स लेंगे, है ना। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, या तो अमोनिया को कम कर दीजिए सोलवेंट को, या फिर सोल्यूट को बढ़ा दीजिए, दोनों ही केस में कंसंट्रेट बनेगा। डाइल्यूट में क्या है कि अमोनिया के रेस्पेक्ट में सोल्यूट बहुत कम है, तो हमने मेटल बहुत कम लिया सोल्यूट का। अब आपने क्या देखा कि जब रिएक्शन करवाई तो वो ब्लू कलर दे रहा है, ठीक है ना, ब्लू कलर दे रहा है, और ये पैरामैग्नेटिज्म भी शो कर रहा है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ा है तो कलर सा चेंज हो गया, सोल्यूट बढ़ गया तो ब्रॉन्ज कलर हो गया और डायमैग्नेटिज्म हो गया। इसको समझाने के लिए आपको आगे वाली स्लाइड देखनी है कि अगर मैं वाटर को अगर डिजोल्व करूं तो वाटर इस तरीके से टूटता है, H+ और OH-। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अक्सर टूटता है, K1 से शो किया है इसको, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। पर अमोनिया को जब तोड़ेंगे तो वो टूटेगा H+ और NH2- में, न कि वो। और ये इस तरीके से इजीली नहीं टूट रहा है, क्योंकि ये चाहता क्या चीज़ है, ये मैं चाहता है कि NH4+ बनाना, ये कभी भी H+ देना ही नहीं चाहता, लेना चाहता है। तो जब आप सोलवेंट अमोनिया लेंगे तो H+ इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहता ही नहीं है। इसके जब हम जब कंपेयर करेंगे तब भी आप देखेंगे K1 इज ग्रेटर देन K2। इसका मतलब है कि H+ H2O में जल्दी बनता है, H+ NH3 में नहीं बनता है। अब इस NH3 को हम सॉल्वेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तब क्या होगा कि दो केस। पहला केस देखिए, पहले केस में हमने कहा है कि ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाइल्यूट वाले केस में फर्स्ट वन क्या हुआ कि जैसे ही आपने उसमें डाला, आपने क्या डाला, अभी इस केस 1 में देखिए हमने कहा कि मेटल को हमने वाटर में डाला, तो वाटर में जैसे ही डालोगे तो ये वाले प्रोसेस होगा, क्योंकि इससे पहले हमने क्या बताया, वाटर H+ देता है। तो जब हमने M+ बनाया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज किया, तभी तो M+ बना है। तो ये कह रहा है कि जब आपने M को M+ बनाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से लूज किया, तो इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो अब कहाँ जाएगा। वो कह रहा है कि जब H2O से करते हैं तो H+ जल्दी दे देता है। H+ और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे मर्ज होगा, मर्ज होने के बाद में ये हाइड्रोजन बनाएगा, और एक हाइड्रोजन कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता है, इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, ठीक है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मर्ज हुआ, H2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर अब कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करता है, डायमैग्नेटिक होता है। ये तो मैंने बताया है आपको वाटर के साथ क्या होता है, डाइल्यूट का ही केस है लेकिन वाटर है भी। और ये जो आयन बना ये कैसा है, हाइड्रेटेड आयन है। और इनमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये डाई
डाईमैग्नेटिक। पर आपको अभी घोलना है इसको अमोनिया में। तो जब अमोनिया में आप इसको डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जो लूज़ हुआ है M+ बनने से, इसको करने के लिए H+ चाहिए था, लेकिन अमोनिया ये H+ नहीं देता है। अब H+ नहीं देता है तो हाइड्रोजन बना ही नहीं है एटम। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। कब? जब अमोनिया में घोलेंगे। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा। तो इसी के कारण से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गई। इसी के कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से ही पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। और इसी के कारण से इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। ये तीनों काम इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहे हैं। पर ये कब हो रहे हैं? जब अमोनिया से करा है, जब H+ नहीं मिल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में है तब। और ये डाइल्यूशन वाला केस है। अगर इसी का भी एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इसी को आप इसको गर्म कर दीजिए। हाँ, एक और बात, ये जो M+ आयन है वो इस तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अमोनिएटेड आयन है ये, और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। ये आपकी बुक में इस तरीके से लिखा है, पर रियल में वो है चीज़ कि अमोनिया से करते M+ बनता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना। इसी का एक जस्ट एक सेकंड केस है जिसमें आपने इसी चीज़ को रिएक्ट करवाया, लेकिन अभी यहाँ पर आपने इसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद होगा क्या कि ये अमोनिया H+ दे नहीं रहा था, लेकिन ये अब देगा। और अब जब देगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये दोनों आपस में क्लब करके फिर हाइड्रोजन बना लेंगे, और हाइड्रोजन आपस में क्लब करके H2 बना लेंगे। ठीक है ना। इस केस में अब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ है नहीं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका अब कोई कलर नहीं होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिज्म वो भी खत्म हो जाएगा, ये अब डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। पर ये सब हो क्यों रहा है? H+ के प्रोड्यूस होने से। गर्म करोगे तब भी प्रोड्यूस होगा। और सेकंड केस, जब आप दो केस तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, तीसरा केस और लिखा है। ये देखो, ये पूरा एक स्लाइड है जिसमें आपको देखना है H+ देना है। H+ से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में नहीं बना, नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो उसने कलर दिया, यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर आपने देखना है कलर ख़त्म हो गया। इसी का दूसरा केस है। ये बात आपको बता दी मैंने कि जब करेंगे अमोनिया से तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसी से पैरामैग्नेटिक शो करेगा। अब पैरामैग्नेटिक कब तक शो करेगा? जब तक अनपेयर है। पर जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी मतलब अब क्या हो रहा है? अब पेयरिंग होगी तो मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। अब क्या होगा इसका? ये देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में जब अनपेयर होंगे, पेयरिंग होने लगेगी तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, और उसी कारण से पैरामैग्नेटिक का नेचर कम होता जाएगा। और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी आप देखना कंडक्टिविटी होती है। पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कंडक्टिविटी भी कम होने लगी। अब पहले पैरामैग्नेटिक नेचर के समय में आप देखना आयनिक नेचर बन रहा था, पर ये इनका कम होने लगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ने लगा। और पहले पैरामैग्नेटिक होता, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? अब ये हो गया डायमैग्नेटिक में। और अब इसके बाद में कलर देखिए, अब इसका कलर कैसा हो गया? ब्रॉन्ज कलर हो गया, है ना। कितना सिंपल सी बात। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे तो वो एक लिमिट तक ही बढ़ेंगे, उसके बाद में पेयरिंग होने लगेंगे। जैसे मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, इसमें आप देखिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब डे अकॉर्डिंग टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे। मतलब याद हो आपने क्या किया कि कंसंट्रेशन बढ़ाने लगे मेटल की, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन, फिर तीन इलेक्ट्रॉन, फिर चार इलेक्ट्रॉन, फिर पांच इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उतनी अच्छी कंडक्टिविटी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर बाद में क्या होगा? एज पर रूल उसको पेयरिंग होना होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हुई तो यहाँ से अब हो गया 4, और अगला इलेक्ट्रॉन आया फिर पेयरिंग हुई। मतलब आपने मेजरली कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा है, पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अब पेयरिंग होने लगी। अब हो गया 3, फिर आया, फिर पेयरिंग हुई, फिर वह अब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे, फिर पेयरिंग, फिर 1 रहे, फिर अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो किस तरीके से डायमैग्नेटिक हो गया। मतलब यहाँ तक आते आते पैरामैग्नेटिक अपनी चरम पे था, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ये अब पैरामैग्नेटिक देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर यहाँ पे टॉप पे आते ही ये हो गया चरम पे। अब हो गया है इसके कम होने लगा, देखो कम 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 कम, मतलब डायमैग्नेटिक की तरफ बढ़ने लगे। तो जब तक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहते हैं उसका कलर करता है, जिसलिए हम इससे पहले पढ़ाया ब्लू कलर था। लेकिन डायमैग्नेटिक नेचर के कारण से देखो ब्रॉन्ज कलर होने लगा, कलर उसका डिम होने लगा, और उसकी कंडक्टिविटी वो भी कम होने लगी।
उसका कोवेलेंट नेचर वो बढ़ने लगा, आयनिक नेचर घटने लगा, है ना। ये सारे कंक्लूजन किससे हो रहे हैं? ये सारे कंक्लूजन जो हो रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है इसके नेचर पे। नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से पेयरिंग बढ़ती है, पैरामैग्नेटिज्म घटता है, कंडक्टिविटी घटती है, कोवेलेंट नेचर बढ़ता है, डायमैग्नेटिज्म बढ़ता है और इसका कलर ब्रॉन्ज की तरफ जाने लगता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अमोनिया का से रिलेटेड है। अब ये कंबाइन जब जब जितने अच्छी रिएक्टिविटी होगी तो ये फ्री फॉर्म में रहेंगे क्या? नहीं, ये कंबाइन फॉर्म में ही रहते हैं अक्सर। कभी हेलाइड बनाते हैं, कभी ऑक्सो साल्ट बनाते हैं। ये भी आपकी बुक में साफ साफ लिखा है कि ऑक्सो साल्ट में के पे हेलाइड तो मैंने बता दिया था कि हेलोजन से रिएक्ट करके हेलाइड बनाते हैं। ऑक्सो साल्ट का भी लिखा हुआ बताता हूँ। ये आपको बुक में इससे मैंने कट किया है, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन जरूर होगा, सॉल्ट जरूर होगा, एसिड जरूर होगा, है ना। तो इसे आपको एक समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको ये एग्जाम्पल होंगे वो आपको किसके दे रखे हैं? एसिड के दे रखे हैं, है ना। एसिड को आपको ब्रेक करके बता रखा है। उसमें से देखो एक तो बता रखा है कि OH और एक O। साफ साफ ऑक्सो एसिड का मीनिंग ही देखिए, एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH जरूर होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसके ऊपर एसिडिक प्रोटॉन जरूर होगा, हाँ, विद ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन। ये देखो C के साथ में ऑक्सीजन अलग है और OH अलग है। देखो आप इसको मैंने आपको ब्रेक करके देखिए, ऑक्सीजन अलग और OH अलग, तो हाइड्रोक्सिल भी है और ऑक्सीजन भी है। कितना अच्छा है। और जो एसिडिक प्रोटॉन है वो कहाँ है? हाइड्रोक्सिल पर है। मतलब ऑक्सीजन के साथ में H है, यही चीज H+ के रूप में बाहर निकलेगी, है ना। तो H+ एसिडिक प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे है और वो भी ऑक्सो। ऑक्सो का मतलब है कि ये जैसे मान लो कोई भी एटम है, उसके बाद में यहाँ देखो ऑक्सीजन। जैसे मैं C की बात करूँ तो उसके बाद ये देखो ऑक्सीजन, है ना। तो ऐसे H2SO4 को भी इसी तरीके से ब्रेक कर रखा है उन्होंने। एक तरफ ऑक्सीजन लिख रखा है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सो एसिड, है ना। शार्ट बनाया। अब ये कह रहा है कि सोल्यूबल होता है, बिल्कुल सही है। खूब पानी में H2SO4 तो खूब सोल्यूबल है। थर्मली स्टेबल है, बिल्कुल है ना। थर्मल मतलब गर्म करोगे तो ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बोनेट्स M2CO3 और उसी तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या है? हीट से स्टेबल है। खाने का सोडा वगैरह कहाँ इतना ख़राब होता है, ठीक है ना। जैसे NaCO3 Na2CO3 ये कहाँ ख़राब होते हैं? नहीं होते हैं। घर पे जितने भी चीज़ें बनती हैं खाने के सोडे, बेकिंग सोडे से, इतनी जल्दी वो कहाँ ब्रेक होता है ना। इसके बाद में कार्बोनेट्स वगैरह है और इनके बारे में जो है वो साइज और इनके अकॉर्डिंग स्टेबल। एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि लिथियम कार्बोनेट है, उसको आप ब्रेक करोगे तो Li2O और CO2 में कन्वर्ट होता है, वो दोनों ही स्टेबल है ना। इस केस में क्या हो रहा है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टेबिलिटी, इसके बाद ऑक्सीजन और ये OH का जो रिलेशन, ये आपको इसमें देखना है।